हेलो स्टूडेंट्स, अब आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इस क्लासेस में हम लोग मेनली ये हमारा 4 पोर्शन है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और व्यापम, इन सारे कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्लासेस में एक जनरल जो पैटर्न है उस पैटर्न को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसमें क्या क्या चीजें आती हैं, है ना, ताकि हमें समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि बैंकिंग का एग्जाम, तो बैंकिंग के एग्जाम में पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर प्लस क्लर्क के लिए एग्जाम होता है। तो उनमें दोनों में 2 स्टेज में एग्जाम होता है। तो पहले स्टेज में आपकी 3 चीजें होती हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। तो ये 3 सेक्शन की क्लासेस होंगी इसमें। प्लस अगर हम इसको क्लियर कर जाते हैं तो सेकंड स्टेज में रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टी, जीके, कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस प्लस प्रधानमंत्री स्कीम कुछ जो चल रही है उनके बारे में। और यहाँ पे ये जो जीके लिखा हुआ है, इस जीके का मतलब यहाँ पे करंट में जो कुछ घटनाएं हो रही है वो, प्लस फाइनेंशियल जो जनरल अवेयरनेस होती है उनके बारे में, जैसे बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी हो गई या सरकार के कुछ ऐसे वित्तीय फैसले जिनके बारे में हमें जानना चाहिए एक बैंकिंग के एग्जाम देने के नाते। तो इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि हमारा जीके का पूरा पोर्शन ये कवर कर लेगा। प्लस आते हैं सेकंड पॉइंट रेलवे में। तो रेलवे में मेनली ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। प्लस इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपके कांस्टेंट जीके के हों। तीसरा इसके रेलवे में जो ये एग्जाम होता है ये 2 स्टेज पे होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में। आजकल जो एग्जाम है मेनली वो एनटीपीसी के नाम से एक एग्जाम होता है जिसमें लगभग रेलवे अपने सारे वैकेंसीज को कवर कर लेता है, ठीक है। तीसरा जो टाइप है एसएससी। एसएससी में भी ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, रीजनिंग, जीए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। और पांचवा जो है हमारा चौथा जो पार्ट है हमारा क्या है, व्यापम का, जिसमें जनरल स्टडीज, जनरल मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस और सीजी। तो इसमें ये एक चीज है जो कि एक्स्ट्रा है हमारा। प्लस यहाँ पे हिंदी से मतलब है हिंदी का कुछ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे जनरल स्टडीज में आपका जो कांस्टेंट जीके है, जैसे सामाजिक विज्ञान का हो गया या विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन कक्षा 10वीं तक की या भूगोल से, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आपको सारी चीजें इसमें, प्लस इसमें भी ये जो जनरल अवेयरनेस प्लस इसमें, इन दोनों ही पार्ट में कांस्टेंट जीके पूछा जाता है, मतलब जो चीजें स्थायी है उनके बारे में भी आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 अलग-अलग एग्जाम्स को हम कवर करेंगे और लगभग इतने पैटर्न्स को कवर करते करते इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि मैं बैंकिंग का एग्जाम का देखता हूं, तो बैंकिंग के साथ साथ आपके इंश्योरेंस के भी जो एग्जाम्स निकलेंगे वो सारे भी इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट की और भी जो भी वैकेंसी निकलती है, जैसे छत्तीसगढ़ लेवल का, तो छत्तीसगढ़ में कुछ चीजें नहीं बदलती, केवल एक ही चीज बदलती है, वो ये कि छत्तीसगढ़ का जीके अलग से आता है। तो व्यापम का एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कोई भी वैकेंसी निकले तो उसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो एग्जाम है सारे, उनका बेसिक पैटर्न क्या होता है, एक तो हो जाता है एप्टीट्यूड, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके, चौथा इंग्लिश का। मेनली ये 4 सेक्शंस होते हैं। एक्स्ट्रा जैसे जो कुछ चीजें जो अलग-अलग होती है, जैसे इसमें छत्तीसगढ़ का जीके हो गया, हिंदी हो गया, या इसमें हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो गए, तो ये चीजें केवल अलग होंगी। बाकी लगभग सारी चीजें हर एग्जाम में जो होती हैं वो इन्हीं 4 चीजों से होता है। तो आपकी ये चारों पार्ट जो है मेनली कवर होंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो भी होगा वो साथ साथ में कवर होता चला जाएगा। मैं जो क्लासेस लूंगा ये आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस लूंगा, ठीक है। हमारी जो क्लासेस होंगी, मेरे द्वारा जो क्लासेस ली जाएंगी वो केवल एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स की क्लासेस प्लस रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू मेरे द्वारा ही ली जाएंगी, ठीक।
ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे कि मतलब शुरू से हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, इस नंबर लाइन के बीच में होता है शून्य, शून्य, और इसके इस तरफ जो नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव या तो धनात्मक कह सकते हो, इस साइड में जो होंगे वो ऋणात्मक अंक होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों लैंग्वेजेस में मैं बोल सकूं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नंबर लाइन के बीचों बीच मान लीजिए जो अगर शून्य है तो शून्य के दाएं साइड के सारे नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव और बाएं साइड के सारे नंबर निगेटिव होंगे। एक से जो स्टार्ट होता है, एक से लेके इस तरफ जितने भी नंबर हैं हम उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक नंबर। शून्य से जब अगर स्टार्ट होता है नंबर तो शून्य से लेके इस तरफ जितने भी नंबर होंगे हम उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। ठीक, शून्य के इस तरफ होल नंबर, 1 से लेके इस तरफ जितने भी नंबर होंगे हम उन्हें नेचुरल नंबर कहेंगे। देन इसके बाद में इस पूरे नंबर लाइन पे जो भी नंबर जो मैं गिन सकता हूं, जैसे 0 1 2 3 4 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो पॉजिटिव में, चाहे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, ये कहीं तक भी नेगेटिव में मैं जा सकता हूं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं उन्हें मैं क्या कहता हूं, इंटीजर्स कहता हूं। तो इस तरफ लेके कहीं अनंत तक, पॉजिटिव में इंफिनिटी तक से लेके इस तरफ नेगेटिव में इंफिनिटी तक कहीं भी मैं जाऊं तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, मेरे इंटीजर्स कहलाएंगे। अच्छा ठीक है, तो 0 के बाद अगला इंटीजर कौन सा है, 1 है। 0 के पहले कौन सा इंटीजर है, -1। -1 से पहले कौन सा इंटीजर है, -2 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच नंबर नहीं हो सकते। हाँ, इंटीजर नहीं हो सकता लेकिन नंबर तो हो सकता है। जैसे इन दोनों के बीच में कई और नंबर हो सकते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर ये भी हो सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि 2/3, 7/5 या 1/3। तो ऐसे कुछ नंबर्स हमने ले लिया, मतलब जिसको कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर और डिटेल में हम जाते हैं तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये भी होती है कि या तो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए या तो रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेट या रिकरिंग से क्या मतलब है, जैसे मैं लिखता हूं 1/10, इसका मतलब हो गया ये 0.1, 0.1 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया। जैसे अब मैं एक और नंबर लेता हूं, सपोज 10/3, तो 10/3 जो होता है उसका मान होगा 3.3333, 3.3333। जब तक आप डिवाइड करते रहोगे तब तक ये डिवाइड होता रहेगा। तो इस प्रकार से जो डेसिमल के बाद में जो किसी नंबर का बार-बार रिपीटिशन होता है तो हम उसके ऊपर इन जनरल एक ऐसा लाइन खींच देते हैं। ये लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में बार। 3.3 के ऊपर अगर बार लगा है इसका मतलब वो नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दो टाइप के रैशनल नंबर हो गए। इररेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इररेशनल। जैसे कि √2, 2 का वर्गमूल जो है, वैसे तो हम बोल देते हैं कि 1.414 होता है, लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे भी निकलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से √2 जो होगा वो क्या होगा,
इरेशनल नंबर होगा। तो ये सारे नंबर जो कि इस नंबर लाइन पे आ सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, ये सारे के सारे जो भी नंबर जिसे कि हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, इन सारे नंबर्स का जो पूरा यूनियन है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। ये सारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर। तो ये सारा का सारा क्या है? रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारा मतलब ये देखिए, आप देखिए नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच रिलेशन क्या हो सकता है? हम होल नेचुरल नंबर को होल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम इंटीजर भी कह सकते हैं। हम इंटीजर को या होल नंबर या नेचुरल नंबर को हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका? नंबर लाइन का। ठीक है, नंबर के बारे में हमें सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, तो हम नंबर के बारे में हम जान गए, है ना? मुझे लगता है कि ये पर्याप्त जानकारी थी नंबर लाइन के बारे में। ठीक, अब अगर नंबर लाइन हमें पता चल गया है, तो अब जैसे कि हम एक और चीज के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 3 2, यहां पे ये एक नंबर ले लिया मैंने। इस नंबर में जैसे मान लो कि दो चीजें होती हैं, पहला फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। जैसे हम इंडियन सिस्टम में बात करते हैं तो कैसे होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से हम इसे काउंट करते हैं, है ना? तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? इंडियन सिस्टम हो गया। तो इंडियन सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से काउंटिंग होती है। लेकिन इंग्लिश सिस्टम में कैसा होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो इसमें एक चीज आपको याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 मिलियन और 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 1 बिलियन। ये एक आप याद रख लो। ठीक, अब हम वापस आते हैं, हमारा जो टॉपिक था कि फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लो कि मैं ये नंबर ले लेता हूं 7, इस 7 का फेस वैल्यू, किसी भी नंबर का, किसी भी या अंक का फेस वैल्यू वही होता है जो कि वो नंबर होता है। जैसे अगर ये 7 है तो आप कहीं भी लिखो इसका फेस वैल्यू कितना होगा? 7 ही होगा। आया समझ में? लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू, तो प्लेस के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 700। क्यों? ये कौन सी प्लेस पे? 100 प्लेस पे। तो यहाँ कितने 7 का वैल्यू क्या है? तो ये 100 प्लेस पे, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं तो देखो, जैसे ये हम ले लेते हैं 5 को ले लेते हैं, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। तो ये 5 अगर इस पोजीशन पे है तब भी इसकी फेस वैल्यू 5 ही होगी, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 50,000। ठीक, ठीक है। अब इसी में हम एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ थ्रीज। तो यहां देखो इस क्वेश्चन में 2 3 अवेलेबल हैं, तो पहले वाले 3 का जो होगा वो कितना होगा? फेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू 30, और इस वाले का कितना होगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया 30 लाख। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? ये
पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू किसी नंबर की क्या होती है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक, अब इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और को प्राइम क्या होता है और ट्विन प्राइम। ठीक, तो ये सारे अगले टॉपिक हैं हमारे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद, दूसरा केवल 1। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वो नंबर और दूसरा कि 1, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। तो इस प्रकार से ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर है। आपको मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल लिखे हैं उन सारे एग्जांपल्स में से आप किसी भी नंबर को उठा के चेक करो कि उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं जिसमें उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे 13 है, 13 को आप किसी और नंबर में तोड़ ही नहीं सकते, या तो 13 हो सकता है या तो केवल 1 हो सकता है। इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या? 13 और 1। फैक्टर मतलब क्या होता है कि उसको और छोटे नंबर्स में ब्रेक करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ 6 लिखा, तो 6 जो है उसके 3 फैक्टर हो सकते हैं, 2 3 और 1। तो इसके टोटल 3 फैक्टर हो गए। तो ये अगर मैं बोलूं कि 6 जो है वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो 6 जो है 1 से भी हो सकता है, 2 से, 3 से या 6 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके 4 अलग-अलग फैक्टर्स हैं। लेकिन 13 के केवल कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, या तो 1 या तो 13। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। और जैसे ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 तो हमेशा होंगे, कैसे? जैसे प्राइम में भी 2 है, एक वो नंबर खुद और एक 1। तो वैसे इसमें भी एक नंबर हो गया, एक 1 हो गया। इसके अलावा 2 और फैक्टर्स हैं, जैसे 2 और 3। तो इस प्रकार से ऐसे जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं इसको? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, नहीं भाई। 13 अगर प्राइम था तो इसके दो ही फैक्टर्स थे, 6 है तो इसके बहुत सारे हैं, तो जो प्राइम नहीं है हो सकता है वो कंपोजिट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, वो नंबर है मेरा 1। 1 जो है, 1 को हम प्राइम में भी गिनती नहीं करते हैं, ना ही हम इसको कंपोजिट नंबर में गिनती करते हैं। ये दोनों में ही नहीं आता, ना तो प्राइम में आता है और ना ही कंपोजिट में। जैसे इसके लिए नोट लिख लो, 1 is neither prime nor composite number। तो 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, कैसे पता करना है। ठीक है, तो प्राइम की डेफिनेशन आप यहां से समझ गए और कंपोजिट की भी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो कि किसी को समझ में नहीं आया, तो एक आध डाउट क्लास जब हम रखेंगे तब हम उसे फिर से देख सकते हैं कि प्राइम और कंपोजिट क्या होता है। बट मैं अभी मान के चलता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला है हमारा को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स जो प्राइम तो नहीं है, जो प्राइम नहीं है लेकिन उनके बीच कॉमन भी कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो 18, 25। तो 18 का फैक्टराइजेशन करोगे
अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 3, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और 25 का निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, तो इनके बीच अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे मैंने ये जो दो अलग अलग नंबर लिए 18 और 25, मैं इसमें 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। 1 तो देखो हर किसी के साथ होता है, इसलिए 1 को छोड़ के अगर दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर दो नंबर दिए हुए हैं और उन दोनों नंबर्स के बीच कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स का पेयर क्या कहलाता है? कोप्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स का पेयर क्या कहलाता है? कोप्राइम नंबर कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम क्या होता है? ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो कि मतलब जिनके बीच का डिफरेंस केवल 2 हो, जैसे 3 5 5 7, लेकिन 7 के बाद में अगला प्राइम जो है वो है 11, तो ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। ये जो है वो ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 11 13, फिर 13 15 नहीं हो सकता, लेकिन 17 19 ट्विन प्राइम हो सकता है। तो इस प्रकार से ट्विन प्राइम का डेफिनेशन क्या है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका जो कॉन्सेक्यूटिव हो, लेकिन कैसा, उनके बीच का डिफरेंस केवल 2 का हो, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे नंबर्स थे जो प्राइम, ट्विन प्राइम और ये कंपोजिट कोप्राइम है ना, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम सारी चीज़ों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हुए चलेंगे, फिर अगली क्लासेस में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करवा कर भी बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। ठीक, स्क्वायर रूट क्या होता है, अगला टॉपिक है हमारा, और क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना क्या कहलाता है? उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर मींस 4 इंटू 4 16। तो उस नंबर को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उस नंबर का स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। अब इसका रूट निकालने, तो रूट निकालने के दो मेथड हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दो तरीकों से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जैसे 16 है, तो 16 का मेरे को अगर निकालना है, अगर 16 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसको सारे प्राइम नंबर से, सारे के सारे प्राइम से इसको डिवाइड करते जाओ। जैसे 2 हो गया, सबसे पहला नंबर 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, फिर 2 से किया 4 आ गया, फिर 2 से किया 2 आ गया, फिर 2 बन गया 2। तो अब मेरे को रूट लिखना है, तो रूट का साइन ऐसे लगाया जाता है। इसके अंदर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस साइन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है 2। अगर कुछ और लिखा होगा तो भले उसका मतलब अलग होगा, लेकिन अगर यहाँ 2 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। तो रूट ऑफ 16 निकालना है, तो हम जैसे शॉर्ट में इसको रूट ऑफ 16 ही कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है तो ये हो जाएगा 2 * 2 * 2 * 2। लिखिए, अब इसका रूट निकालना है तो क्या हो गया? ये दो का पेयर बना लो, तो ये हो गया, और हर पेयर में से एक नंबर को लिख लो। जैसे ये 2 का एक पेयर हुआ तो 2 में से एक 2 को हमने लिख लिया और इसमें से भी इसको लिख लिया, तो 2 2 क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस प्रकार से किसी नंबर का
रूट निकालते हैं। तो आप दोनों चीजों को याद रखो, जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई थी, जैसे मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट याद करना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 लिखूंगा तो 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 मतलब 9। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें स्क्वायर और स्क्वायर रूट होती हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना ज्यादा आसान, मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका पेयर बन जाएगा। तो जैसे इसमें पेयर बना, तो पेयर बना तब तो आप आसानी से निकाल लिए, लेकिन अगर पेयर ही नहीं बनेगा तो आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तब आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज में। तो अगर आप लोगों को ये चीज सीखनी है तो कक्षा 8वीं की किताब में मेरे ख्याल से ये दिया होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट होगा तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर हमें इसके लिए अलग से क्लास ले लीजिए, क्योंकि इसे सिखाने में कम से कम आधा से पौन घंटा लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है ये और वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, केवल इसी को सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्वायर तो लिख लोगे, अगर आप में से कईयों को अगर याद नहीं भी होगा तो आप इसे याद करो। देखो याद करने का फायदा क्या है कि आप 3 चीजें मेरे हिसाब से याद कर लीजिए। पहला तो टेबल, अगर आपको टेबल याद है, मिनिमम मैं कहता हूँ मिनिमम आपको कम से कम 15 तक का टेबल तो पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी कि स्क्वायर जो है, अभी जैसे मैंने यहाँ 7 तक का स्क्वायर लिख दिया, मैं कहता हूँ आप कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। 25 तक का स्क्वायर और उसका उल्टा स्क्वायर रूट भी कितना होगा उन सबका, तो वो भी याद कर लो। जैसे 625 है तो 625 का रूट जो होता है वो 25 और उसका उल्टा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। तो दोनों तरफ से आप याद कर लो स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। प्लस कम से कम 10 तक का क्यूब, कम से कम 10 तक का क्यूब याद कर लो। अब इन 3 चीजों से मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले कि टेबल कम से कम अप टू 15, स्क्वायर कितने तक का 25 तक का, और क्यूब जो है वो मिनिमम 10 तक का याद कर लो। 11 12 का भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे अधिक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो 12 तक का या 10 तक का क्यूब याद कर लो, 25 तक का स्क्वायर और 15 तक का टेबल। टेबल जितना याद कर लोगे आपके लिए उतना अच्छा है। अब इसका फायदा क्या है, जैसे मान लो कि मेरा मैथ्स में 30 या 40 क्वेश्चन, मान लो किसी एग्जाम में 30 किसी में 40 क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन या इस टाइप की चीजों की अगर जरूरत पड़ती है, तो मैं एक स्वाभाविक सी बात है, जैसे 15 9 जा अगर मुझे याद है तो 15 9 जा मैं 135 लिख दिया, लेकिन अगर मुझे याद नहीं है तो मैं इसे जाके पेपर पे रफ में वर्क करूंगा, 9 का जब 45 4 9 30। तो इसे करने में मान लो कि कुछ नहीं 4 सेकंड का भी समय लगता है। तो अगर 30 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 4 सेकंड तुमने कैलकुलेशन में बर्बाद कर दिए तो तुम्हारा हो गया 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब कि हो गया 2 मिनट। तो तुमने 2 मिनट बर्बाद कर दिया। ये जो 2 मिनट तुमने किया, इन 2 मिनट का उपयोग आप कोई 2 और क्वेश्चन करने में कर सकते थे, जिससे कि आपका 2 नंबर और बढ़ जाता। लेकिन आप चूंकि स्लो हो इसलिए आपका ये 2 मिनट बार बार नुकसान हो रहा है हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में, उसे आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? इसे याद करके। कोई भी देखो, आपको कोई भी पढ़ाए, आप सारी चीजें पढ़ लोगे, लेकिन आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपसे कोई एग्जाम नहीं निकल सकता। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे बेसिक चीज है कि आपका मैथमेटिक्स, किसी को मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतर तरीका है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से भी सबसे पहले जरूरी क्या है कि जो चीजें हमें याद रखनी है उन चीजों को क्यों ना हम थोड़ा सा उनके बारे में पहले से मेहनत कर लें। भाई आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते या कुछ भी करते तो अपने टॉपिक्स पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन ये काम आपसे कोई नहीं करवाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज को सबसे पहले कर दो तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। ठीक,
तो इस प्रकार से ये हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्यूब क्या होता है। ठीक है, ठीक, इस चीज पे आपको ध्यान देना। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64। कहने का मतलब है कि जो नंबर है उस नंबर का अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होना। जैसे ये देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर आ गया 4 का, सॉरी क्यूब होगा, 4 का क्यूब कितना आ गया 64। वैसे ही जब हम इसका पेयरिंग बनाएंगे, जैसे 64 है तो हम इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको डिवाइड करते हैं 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, ये अब इसका क्यूब रूट लिखना है। तो मैंने बोला था अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर है, तो अगर मुझे क्यूब रूट लिखना है तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा क्यूब, किसका क्यूब रूट लिख रहा हूँ, क्यूब ऑफ 64। क्या है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 का पेयर बनाओ और एक पेयर में से एक ही नंबर को लिखो। जैसे ये एक पेयर है, इस पेयर में से एक नंबर लिखा 2, इस पेयर में से एक नंबर लिखा 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका क्यूब रूट हो गया 4 का। अच्छा, ये क्यूब रूट का मतलब क्या है कि 64 की कौन से पावर पे जाना है, 1/3 पावर पे। क्यूब रूट का मतलब होता है 64 टू द पावर 1/3, इसे हम कहते हैं क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 64 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 मतलब होगा 64 का कौन सा पावर निकालना है, 1/2 पावर निकालना है मुझे। ठीक है, अभी इसके बारे में देखेंगे कि पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको समझ में आ गया। अब जैसे कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको हमेशा काम में आएंगे। आप क्या सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये सारी चीजें आसान है, मगर जो बायो से या कॉमर्स से या आर्ट्स बैकग्राउंड से उनको शायद ये चीजों के बारे में डिटेल में पता ना हो, इसलिए मैं सभी अलजेब्रिक फॉर्मूलों को मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एज वेल एज कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फोर्थ x प्लस a, x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। फिफ्थ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, या इसे एक्सपेंड करके भी कई जगहों पे यूज होता है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू, सॉरी पहले प्लस लिख लेते हैं, a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब लेते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b
या ओपन करके लिखेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब। ये इस फॉर्मूले से थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि निकलता इसी से है लेकिन ये अलग है। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये 9 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों से हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 287 into 287 plus 269 into 269 minus 2 into 287 into 269। अब देखो इसे सॉल्व करने हम अगर जाते हैं, इसे सॉल्व करने जाते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने में तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या ये जो है, क्या ये ऐसा नहीं है, ये एक नंबर से समझ लो, ये एक नंबर है, तो क्या ये ऐसा है क्या। और यही तो 287 यहाँ है और 269 यहाँ पे है, मतलब क्या हो गया ये 2ab। तो क्या मैं इसकी जगह पे a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे देखिए 287 into 287, तो मैंने 287 को a माना तो ये a स्क्वायर हो गया, 269 को b माना ये b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। तो ये आ गया, इसके इक्विवेलेंट कौन सा होता है, देखो ये सेकंड वाला आइडेंटिटी है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। ये पार्ट मुझे दिया हुआ था, मैं इसके बराबर इतना लिख सकता हूँ। अब a कितना है 287 माइनस 269 का स्क्वायर। तो 287 में से 269 को माइनस करो तो ये कितना आ गया 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब देखो कितनी आसानी से ये हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाते तो हमारा कितना सारा टाइम इसमें बर्बाद हो जाता, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका इंपॉर्टेंस है क्या, कि अगर हमें ये सारी चीजें पता थी, ये फॉर्मूला मुझे पता था, तो मैंने इसके यूज से इसको कर लिया, ठीक है। ये जस्ट एक आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, वैसे ही हर क्वेश्चन का अलग अलग यूज होगा, है ना, हर फॉर्मूले का अलग तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको यूज करेंगे, तो ये सारे फॉर्मूले आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले, ठीक है। क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला।
जैसे मान लो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मतलब ये क्या है, कितने बार 2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व, जैसे ये तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होता है, इसको मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा होता कि भैया एक बात बताइए कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 का आंसर क्या होगा, तो मैं इसको एक्सपेंड करके थोड़ी ना चेक करूंगा कि ये कितने बार हो रहा है। इसके लिए क्या है, मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों की हेल्प से मैं पता कर सकता हूं कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए इनको यूज करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, मैं सबसे पहले उनको लिख देता हूं, फिर एक एक फॉर्मूले को मैं यूज करके आपको दिखाता हूं। जैसे पहला a टू द पावर m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। सेकेंड a to the power n divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। थर्ड a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n।